Before I begin today's session, I have a simple promise to make to all of you that at the end of the session, you will be in a clear position to differentiate between market stabilization scheme and open market operation, and you will also be in a position to explain all these two things very clearly. आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रॉमिस मैं आप सबको करना चाहता हूं कि सेशन एंड होने से पहले आपके पास ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये दोनों चीज एमएसएस और ओएमओ है क्या चीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बाइलिंगुअल सेशन दोनों हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। यू विल हैव नो डाउट्स एट द एंड ऑफ द सेशन। So before that, I am Prabhanjan Tripathi and you are watching me on Knowledgeist. If you have not subscribed to your channel, then kindly subscribe us now. So let's see what is MSS, Market Stabilization Scheme क्या है। Market Stabilization Scheme is a monetary policy tool that deals with manage of money supply in the economy. मार्केट में या फिर इकोनॉमी में या फिर देश में मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए एक मॉनिटरी पॉलिसी टूल है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इफ वी विल गो इन मोर डिटेल्स यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस टूल इज बीइंग यूज्ड टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम मार्केट। तो इसका क्या मीनिंग है? ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के द्वारा जो मार्केट में ज्यादा इंडियन रुपी या फिर इंडिया की करेंसी जो ज्यादा हो चुका है उसको कम करने के लिए इस स्कीम का यूटिलाइजेशन होता है। तो आई विल ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ लॉन्चिंग एमएसएस। एमएसएस को लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी और एमएसएस में मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में होता क्या है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचता है ताकि इंडियन रुपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वापस आए। पहले इंडियन रुपी को इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब मार्केट में ज्यादा इंडियन करेंसी हो जाता है, ज्यादा पैसा आ जाता है मार्केट में, तो मार्केट में पैसा कम करने के लिए इसकी जरूरत पड़ता है। तो मार्केट में पैसा कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना स्टार्ट करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तीन तरह के होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल एंड डेटेड सिक्योरिटीज। ट्रेजरी बिल आपको पता है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। जो इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैलिडिटी एक साल से कम हो उसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं और जिसकी वैलिडिटी एक साल से ज्यादा हो उसको कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेजरी बिल है वो 91 डेज, 182 डेज या फिर 364 डेज के लिए होता है। मतलब आपने एक ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया तो 91 डेज वाला ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट 91 डेज के बाद मिलता है। सो सिमिलरली कैश मैनेजमेंट बिल एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको गवर्नमेंट की जो लिक्विडिटी, गवर्नमेंट की जो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच है उसको मैनेज करने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। शॉर्ट टर्म के लिए जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होता है तब कैश मैनेजमेंट बिल लॉन्च किया जाता है। ये 91 डेज ट्रेजरी बिल जैसा ही होता है। फिर आता है डेटेड सिक्योरिटीज। डेटेड सिक्योरिटीज मतलब लंबे टर्म के लिए जो बॉन्ड को इशू किया जाता है उसको डेटेड सिक्योरिटीज कहते हैं। यानी कि जो सिक्योरिटीज 5 साल से 40 साल तक की रेंज में इशू किया जाता है उसको डेटेड सिक्योरिटीज कहते हैं। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एमएसएस को लॉन्च किया है ताकि ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल और डेटेड सिक्योरिटीज को बेच के जो एक्सेस रुपी मार्केट में है उसको ऑब्जर्व कर सकें। सो लेट मी मेक दिस यू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश दैट द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इज डन to absorb the excess liquidity from market. How they do this? They do it by selling the government securities. There are three types of government securities: treasury bill, cash management bill and dated securities. Treasury bill are short term money market instruments. Any instrument that is having a validity up to 1 year is called money market instrument, and above 1 year validity is called a capital market instrument. Treasury bill is having three maturity dates: 91 days, 182 days and 364 days. If you invest a treasury bill of 91 days, you will get your maturity in the 91th day, right? So similarly, cash management bill is similar to 91 days treasury bill that is issued by Government of India
to adjust the government's short-term money requirements. Okay, then comes the dated securities. Dated securities means the long-term securities that are launched in a range of 5 years to 40 years. तो why this has been done? क्यों एमएसएस शुरू हुआ? याद रखिए, एमएसएस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेस लिक्विडिटी है या फिर मार्केट में जो एक्सेस पैसा है उसको कम किया जाता है. वाई इट वॉज नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लॉन्च एमएसएस इन 2004. 2004 में ये लॉन्च हुआ था. तो 2004 में ये लॉन्च क्यों हुआ था? 2002 के बाद से गवर्नमेंट के पास या फिर देश में बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ. जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ तब रूपी अप्रिसिएट करने लगा. मतलब जो रूपी की वैल्यू है वो स्ट्रांग होने लगी, या मतलब जो रूपी की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले कम होने लगा. ठीक है, मतलब अप्रिसिएट मतलब पहले 70 रुपए मिलता था, $1 में 70 रुपए आता था, अभी $1 में 60 रुपए आने लगा. तो इसका क्या नुकसान है? आप सोचेंगे कि इसमें तो फायदा है, बट इसमें ये नुकसान हुआ कि जो एक्सपोर्ट भारत कर रहा था उसमें फॉरेन एक्सचेंज इनकम हमें कम आता था. ठीक है, पहले हमें ज्यादा डॉलर्स मिलते थे, अभी कम डॉलर मिलने लगे. तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको मैनेज करने के लिए मार्केट से डॉलर खरीदना शुरू किया. जब मार्केट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर खरीदना शुरू किया तब उसको क्या मिला? रुपी मिला. उसके खिलाफ रुपी देना पड़ा. ठीक है, पैसा इंडियन करेंसी देके उसको डॉलर लेना पड़ा. तब जब डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा इंडियन रुपी को देना पड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो मार्केट में बहुत ज्यादा रुपी आ गया. ठीक है, और रुपी ज्यादा आने से आपको पता है इन्फ्लेशन होता है, बहुत सारा दिक्कत आता है. तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम उस टाइम लॉन्च किया गया था. लेट मी स्पीक दिस इन इंग्लिश अगेन फॉर आवर इंग्लिश व्यूअर्स. So in 2002, the capital investment from foreign countries started to increase in India. Thus, the rupee started appreciating. That means in $1, if earlier there was 70 rupees, 70 rupees was equivalent to $1. Now it seems to be 60 rupees equivalent to $1. So the negative point is that when Indians or Indian companies were to do exports, they have to earn less foreign exchange. So to manage that, to make an equilibrium, so what they did, the Reserve Bank of India started buying dollars from domestic market. So when they have to buy the dollars, they have to pay in rupee. When they pay in rupee, the market got excess rupees. So excess rupee, when excess rupee came to market, the inflation has to arise. So to manage all that, Reserve Bank of India started selling government securities. When government securities are sold, people started buying government securities in Indian rupee. So they have paid Indian rupee to the Reserve Bank of India, and the Reserve Bank of India gave them government securities. So the money which was earlier issued by Reserve Bank of India now came back to Reserve Bank of India. समझ में आया यहाँ तक? तो जब एक्सेस लिक्विडिटी हो गया, मार्केट में एक्सेस रुपी हो गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड बेचना शुरू किया. जब बॉन्ड बेचा गया, लोगों ने रुपी में पैसा दिया और वो रुपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ गया. क्यों लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया? जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात होती है, ट्रस्ट का लेवल बढ़ जाता है. ये एक श्योर शॉट इन्वेस्टमेंट है. इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू हैविंग कैश इन योर हैंड. तो लोग क्या करते हैं? ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं. जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तब लोग इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, तो जो एक्सेस रुपी है वो क्या हुआ? गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ गया. याद रखिए कि जो बॉन्ड की इश्यूअर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मगर जो बॉन्ड है, वो जो पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, उसी तरह का बैंकर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का. ठीक है, एक्चुअली जो बॉन्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से है और उसको खरीदता और बेचता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो जो पैसा एमएसएस में आता है वो होता क्या है? एमएसएस में जो पैसा आता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही रहता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये पैसा गवर्नमेंट को इसलिए नहीं देता है कि ये पैसा अगर गवर्नमेंट के पास आएगा तो गवर्नमेंट इसको फिर से लोगों की भलाई के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इन्वेस्ट करेगा, और जब सोशल सिक्योरिटी स्कीम में ये पैसा इन्वेस्ट होगा तो ये पैसा वापस से फिर मार्केट में आ जाएगा. तो जैसा स्थिति पहले था वैसा स्थिति फिर से उत्पन्न हो जाएगा. तो इसीलिए ये जो पैसा है एमएसएस से आता है,
ये पैसा सेपरेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही रहता है। मगर जो इंटरेस्ट पेमेंट है, क्योंकि आपने बॉन्ड खरीदा है, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। गवर्नमेंट के ट्रेजरी से डायरेक्ट इंटरेस्ट पेमेंट होता है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की इंटरेस्ट पेमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है, फिस्कल डेफिसिट में इसका प्रभाव पड़ता है, बट बहुत माइन्यूट प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जो बॉन्ड बेचा जाता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में, उसको बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड या फिर एमएसबी। होप this much is understood. Let me speak it in English in a very quick wrap. So I was just informing that why it is launched. All of you know that in 2002 there was excess liquidity. So what happens when government buys, the Reserve Bank of India buys the MSS? They buy it from the market. People have a very good trust level. They give money to the Reserve Bank of India. It comes to Reserve Bank of India, but Reserve Bank of India doesn't park the money with Government of India. They keep it, they reserve it, but the interest payment is done by the government. So this adds to the fiscal deficit of the government. Why this is not given to government? If it is given to government, government will spend this money again in the public welfare, and when the money is invested in public welfare, that money will come back again to the market, and there will be no use of doing a market stabilization scheme. Getting it? And the bond that is sold under market stabilization scheme is also known as market stabilization bond. Okay, so next, the last MSB market stabilization scheme limit is enhanced during the demonetization time, when there was for a quite long period of time, for a quite short period of time, there was excess liquidity in market. A 6 lakh crore of market stabilization scheme limit is launched in 2016 during the demonetization days. Okay, so लेट्स गो टू दी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस है, बट व्हाई इट इज डिफरेंट देन एमएसएस? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि देयर इज ए साइमल्टेनियस बाय एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मगर जो एमएसएस है, जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय किया जाता है, जबकि ओपन मार्केट ऑपरेशन में दोनों चीज एक साथ किया जाता है। तो जो दोनों चीज एक साथ करने से होता क्या है, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाता है। तो आप पूछेंगे कि यहाँ पर दोनों चीज करने की जरूरत क्या है? जो सेल किया जाता है वो अगर शॉर्ट टर्म में किया जाता है तो बाय लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किया जाता है, या फिर अगर बाय शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय किया जाता है तो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल किया जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो मैनेज होता है। ठीक है, गवर्नमेंट को जो पैसा अगर लॉन्ग टर्म में चाहिए तो वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को सेल करके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बाय करेगा, तो इस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। सो इन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम दे ओनली एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी, but in open market scheme they all inject liquidity into market, and they also absorb liquidity into the market. Thus it is a management, but in that previous case in MSS it is only absorbing the excess liquidity. Getting the point or not? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है, इन्फ्लेशन को टारगेट के अंदर रखा जाता है और टारगेट के अंदर मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये था द क्लियर डिफरेंस बिटवीन ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड एमएसएस। एमएसएस में सिर्फ एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर रूपी को विड्रॉ किया जाता है, जबकि ओपन मार्केट ऑपरेशन में जरूरत के अनुसार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और बाय किया जाता है और जरूरत के अनुसार रूपी को विड्रॉ किया जाता है या फिर रूपी को इंजेक्ट किया जाता है, मार्केट में डाल दिया जाता है। होप ऑल ऑफ यू गेटिंग इट। The clear difference between OMO and MSS. In MSS the excess liquidity is managed, and in OMO it is injected and it is also withdrawn. Hope all of you clear till this point of time. If you have not subscribed to your channel Knowledgeist, then kindly subscribe us. You can explore us in Telegram, Instagram, Facebook, in various social media channels. If you want to do Excel or join any banking course to be part of the banking fraternity in India, then please visit our website. All the links are given in the description. Thank you for being with us. Thank you for being with Knowledgeist.